हाँ जी, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं फिर आपके साथ आ गया हूँ फिजिक्स के पहले चैप्टर के ये तीसरा पार्ट लेकर के। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सारी टॉपिक आपके पीछे यहाँ बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है। अभी हम सभी इसको समझेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के में मिलेगा। और जो व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर आपको जाने के बाद ये पीडीएफ दिया जाएगा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उसका, और व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, वहां पर जाके आप लोग जुड़ जाएंगे। चले हम शुरू करते हैं। आज एक खूबसूरत मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कहते हैं कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। आप अगर किसी चीज को बनने का, आगे बढ़ने का सपना देखते हैं तो मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इस वजह से आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है। आपने जो सपना देखा है वो आपका पूरा होगा। थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाती है, उससे लड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। पहला टॉपिक हमारा ये है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है। मैं यहाँ पर एक समतल दर्पण लेता हूँ, बेटा ध्यान से देखना आप इस चीज को। और ऐसे लेता हूँ, और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये आपका रस्तित सतह हो गया, और ये आपका परावर्तक सतह। किसी बिंदु स्रोत से मान लिया जाए कि यहां से कोई कोई बिंदु है, कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहां से एक किरण इस दर्पण पे आपतित होगी, जिसे हम आपतित किरण कहेंगे। फिर वो जितने के कोण से आया है उतने के कोण से वापस जाएगी, ये आपको पता ही है पहले ही। ये वापस गया। चूंकि ये आने वाली किरण है इसी वजह से हम इसको आपतित किरण कहेंगे। चूंकि ये टकरा के वापस होने वाली किरण, इसी वजह से इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। और ये आपतन बिंदु है, इस पर जो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो रेखा बनाएगी, उसे हम अभिलंब, जिसे एन के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किरणें आपस में कहीं भी इनका मिलना नहीं हो रहा है। एक किरण हम इसके सीधे सिद्ध में भेजेंगे, तो ये दोनों किरणें आपस में कहीं नहीं मिलती है, तो हम आभास करते हैं, इसको इधर बढ़ाते हैं और इधर इस किरण को बढ़ाते हैं। बढ़ाने के पश्चात यहां पर किरणों का मिलन हुआ। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। यहां पर वस्तु है, ये आपतित किरण, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं बेटा। ये परावर्तित किरण। अब यहां पर एक चीज समझने वाली ये बात है, आप देखेंगे ये किरणें वास्तव में एक दूसरे से नहीं मिल रही, मिलता हुआ प्रतीत हुआ है, जिसे मैंने बढ़ाया है सोच की, समझ के। तो हम इसके गुण जानने वाले थे, तो गुण इस प्रकार होगा। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का जो गुण होगा, पहला गुण ये है कि प्रतिबिंब सर्वप्रथम काल्पनिक बनेगा, मतलब आभासी बनेगा। और आपको पता है कि जब आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। दो गुण। तीसरी बात यह है कि प्रतिबिंब की एक चीज देखेंगे कि जितनी वस्तु की दूरी है दर्पण से, ये हो गया आपका दर्पण, इस दर्पण से जो वस्तु की दूरी है
वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं दर्पण से, यहां पर हम कह सकते हैं दर्पण से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी समान यानी के बराबर होगी। दर्पण से जितने दूर पे वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतने ही दूर बनेगा। उनके बाद चौथी बात ये होगी, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के समान होगा। ये जो वस्तु का आकार है, जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब का भी आकार उतना ही बड़ा होगा। जिस साइज के, अगर मैं इस मार्कर को अगर मैं समतल दर्पण के सामने ले जाऊं तो इस मार्कर का जो साइज आप देख रहे हैं उस प्रतिबिंब का भी साइज इतना ही बड़ा बनेगा। आकार मतलब यही होगा। और अगर मैं इसको जितना दूर रखूं, जितने दूरी पर मैं इस वस्तु को रखूं, मान लो कि ये प्रतिबिंब है और ये आपका वस्तु है, तो इस बीच की जो दूरी है, ये दूरी मान लें ये जो दूरी है, ये वस्तु हो गया, ये बेटा याद रखेंगे, और ये आपका दूरी हो गया, ये दर्पण हो गया। इतनी दूरी है तो दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा वो इतने ही दूर पे बनेगा, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों ही समान होगा। और एक फर्क यहाँ पर आता है कि अगर आप समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के बाद अगर आप उसके सामने जाएंगे तो एक फर्क आपको सामने आएगा वहां पर ये कि अगर वहां पर आप अपने दाईं हाथ को ऊपर करते हैं तो वहां लगेगा कि आपको बाईं हाथ को ऊपर किया जा रहा है। अगर आप बाईं हाथ को करते हैं ऐसा लगेगा कि दाईं हाथ को ऊपर किया जा रहा है, जिसे हम पार्श्विक रूप से अंतर्गत मानते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा। चौथा गुण ये, पांचवा गुण ये है कि पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। पार्श्विक रूप मतलब यह हुआ बेटा कि जिसमें बाएं दाएं का फर्क हो, कि हम दाएं ऊपर कर रहे हैं तो वहां बायां लग रहा है, बाएं कर रहे हैं तो दायां लग रहा है, ये होता है पार्श्विक रूप से उल्टा। ये 5 गुण है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का, आप ध्यान से देख लें इस बार। एक तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक जैसा ही बनता है तो याद रखेंगे आप सदैव सीधा बनेगा। और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के एकदम समान होता है। और जितनी दूरी वस्तु की दर्पण से वस्तु की दूरी होती है उतनी दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की होती है। एवं प्रतिबिंब जो बनेगा, अगर हम यहाँ पर दाईं हाथ को ऊपर करते हैं तो प्रतिबिंब में मुझे ऐसा लगा कि वहां पर बाईं हाथ ऊपर किया जा रहा है, और जब हम बाईं हाथ को करेंगे तो वहां लगेगा कि दाईं हाथ को किया जा रहा है। इसे कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा होना। पार्श्व मतलब साइड, बगल, साइड का फर्क रहेगा, यहाँ दायां तो वहां बायां। पार्श्व मतलब होता है बगल, साइड, ठीक है। तो वहां पर ये एक पार्श्विक रूप से उल्टा रहता है, जो एक अंतर रहता है। ये गुण है। उनके बाद हम लोग देखेंगे समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब के लिए दर्पण के, अच्छा एक पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं कि समतल दर्पण में, कोई समतल दर्पण है, इसके अगर मानिए कि कोई व्यक्ति है जिसका हाइट मान लें कि 10 मीटर है, एग्जाम्पल आप मान लें। अगर यह चाहता है कि किसी दर्पण में मेरा जो प्रतिबिंब होगा वो एकदम पूरा बने, जितने साइज का मैं हूं उतना बने, तो इस दर्पण का कितना बड़ा लेना पड़ेगा मुझे? तो इसका आधा। मैंने लिखा है समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी पूरी प्रतिबिंब पूरा फोटो दर्पण के अंदर बने, तो अगर आप 10 मीटर के हैं तो आप जो दर्पण लेंगे वो 5 मीटर लेना होगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई चीज अगर 10 है तो उसकी आकृति वो जो 5 मीटर होना चाहिए। यानी कि अगर कोई 4 मीटर का या 4 सेंटीमीटर का अगर कोई आदमी या कोई चीज 4 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है, अगर हम चाहते हैं कि इस वस्तु की आकृति दर्पण के अंदर पूरा फुल बने, एकदम पूरी आकृति आ जाए, तो हमको दर्पण जो साइज का लेना पड़ेगा वो साइज ये होगा इसकी आधी। अगर 4 है तो 2, 10 है तो 5, इस आधार पे हमें लेना होता है। ठीक है, इस बात को आप भी समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। अब आगे की टॉपिक पे हम चलते हैं कि आगे ये है
कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं। यहाँ पर एक लिखने में हमें एक मिस्टेक हुआ यहाँ हमसे कि अवतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। सॉरी बच्चों जी, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, आपको मैंने बताया था, जब किरणपुंज हमने बताया था तो वहां पर हमने समझाया था कि अप, याद रखेंगे, अप मीन्स होता है ऊपर, अप मीन्स बेटा क्या होता है, ऊपर। जब किरणें, सभी किरणें जब ऊपर की दिशा में जाती है, किसी एक बिंदु से किरण निकल के, माने कि यहां से किरण निकल के सभी ऊपर की दिशा में जाए तो अपसारी, अप मीन्स ऊपर, अभिसारी सभी बिंदुओं से, सभी जगह से, स्रोत से, बिंदु स्रोत से जहां जहां से किरणें आ रही है वो सभी एक बिंदु पे आके इकट्ठा हो, मिले, एकत्र हो, तो हम उसको कहते हैं अभिसारी। हमने कहा था कि अभिसारी, अपसारी, ऐसे हमने समझाया था। तो यहां पर यही फर्क है कि हम जब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पर सर्वप्रथम लेते हैं, ये एक मैंने ले लिया उत्तल दर्पण। हमने ये भी बताया था कि उत्तल दर्पण ऊ से उत्तल होता है बेटा, ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ सतह, उभरी हुई सतह। तो भाई अगर परावर्तक सतह उभरा हुआ भाग है तो आप याद रखेंगे उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। अभी याद रखेंगे उभरी हुई सतह, ये हो गया इसका परावर्तक सतह। अगर मैं, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं, ये हो गया आपका प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष, ये हो गया P, जहां से दर्पण दो बराबर भागों में बंटती है, ये हो गया C। अब PC को यहां पर हमें नहीं देखना, हमें ये देखना कि प्रधान या मुख्य अक्ष यहां पर ये है। जब इसके समांतर हम किरणों को भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, होता क्या है, तो यहां दर्पण से टकराने के बाद इस किरण, ये किरण फैल जाती है। यहां देखें, क्योंकि ऐसा है ना, आप देखेंगे चम्मच वगैरह कभी आप देखेंगे लेंगे तो उसके अगर इस वाले भाग में आप देखते हैं तो आपको चेहरा एकदम सुकुड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन इस वाले भाग में देखते एकदम छितरा हुआ नजर आता है। तो अभी ये दर्पण उसी प्रकार का है बेटा। तो ऐसा वाला जो है, तो चूंकि इस पे जब हम किरण मारेंगे तो मारने के बाद इसका होगा क्या कि ये ऊपर फेंकेगा तो फैल जाएगी। तो यहां पर देखें किरण क्या हो गया, यहां से ये भी फैल जाएगा और ये इधर मिलता आता हुआ किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि ये एक बिंदु पे मिल रहा है, जिस बिंदु पे मिलेगा उसे हम फोकस कहते हैं, ये हमें मालूम है। तो बात यहां समझने की ये है कि होता यूं है कि अगर आप उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण को भेजते हैं, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण को भेजते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह किरणें फैल जाती है, अपसरित हो जाती है, यानी ऊपर की ओर फैल जाती है। इसी वजह से इसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं। याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण में, याद रखेंगे इस प्रकार से कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या पश्चात वह फैल जाती है, अपसरित हो जाती है। इसी कारण हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए बेटा, चले आगे चलते हैं, हम इस टॉपिक को समझते हैं। आपको एक एक चीज मैं यूं कहता हूं कि अगर आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, मैं कैसे, किस पॉइंट को कैसे ले रहा हूं, मुझे यकीन है कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। और आप वीडियो में आ गए हैं तो अंतिम तक बने रहेंगे, और चूंकि अंतिम में मैं आज कुछ खास बात भी करने वाला हूं आप लोगों से। चलें अवतल दर्पण की बात करता हूं मैं। ये हुआ अवतल दर्पण आपका, जब मैं इसका बाहर वाले भाग से क्या कर दूं, पेंट कर दूं, कलई कर दूं या रस्तीत कर दूं। हमने कहा था अ से अवतल होता है और अ से
अंदर, अगर परावर्तक सतह अंदर हो तो अवतल, ये प्रधान या मुख अक्ष। जब मैं अवतल दर्पण में प्रधान या मुख अक्ष के समांतर किसी भी दूरी से समांतर किरण को भेजूं, अब ये किरण यहां पर दर्पण से टकराने के बाद क्या होना है, सभी को पता है कि दर्पण से जैसे टकराएगी इसके बाद परावर्तन होगा। तो परावर्तन होने के बाद चूंकि इस बार जो दर्पण है अपना वो ऐसे मुड़ा हुआ है, अब जब इसमें अगर आप इस पर किरण को भेजेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इस किरण को ये क्या करेगा, यहां से टकराने के बाद ये किरण इधर नीचे की ओर मुड़ जाएगी इस प्रकार से। अब जिस बिंदु पे टकराएगी ये सभी को पता है कि इसे फोकस कहते हैं। ये सारी बातें मैं कर चुका हूं, मैं आप सभी को बता भी चुका हूं। ये फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सारी फोकस दूरी क्या होती है, सारी बातें हो चुकी है। तो हम यहाँ पर देखते ये हैं कि जब प्रधान या मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण में जब प्रधान या मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह किसी एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, मतलब इकट्ठा हो जाती है। इसी कारण हम इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अच्छा, लेंस में ये केस जब पढ़ेंगे तो बेटा उल्टा हो जाएगा, वहां पर हम समझाएंगे आपको। देखिए ये तीर पे आप लोग जरा सा ध्यान देंगे, ये किरण इधर से यहां से आई, आने के बाद इस बिंदु पे टकराई, जिसे आपन बिंदु कहते हैं, सभी को पता है। टकराने के बाद ये इधर से यहां से क्या हुआ कि मुड़ गया परावर्तित किरण। फिर यहां से मैंने दूसरी नीचे से भी मैंने भेजा समांतर, यहां से टकराने के बाद ये भी यहां पर मुड़ गया। भाई दोनों कंडीशन में आपने देखा एक चीज कि दोनों किरणें एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं, अभिसरित होना, इकट्ठा होना। इसी कारण हम इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कई रूप में करते हैं। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग हम लिखने के में अगर लिखना चाहेंगे इसको तो अच्छे से लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, फिर नंबर 1 नंबर 2 मैं यहाँ शॉर्टकट में आपको समझा दे रहा हूं इसके क्या 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 उपयोग है। हजामती दर्पण के रूप में आप नाई के यहाँ जाएंगे तो वहां पर इस दर्पण को पाएंगे। हजामती दर्पण भी कहते हैं इसे, क्वेश्चन भी आता है हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा लैंप होता है, जो लैंप हम लोगों के घर में, उन सारी चीजों में इसका उपयोग होता है। तीसरा इसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम सर्च लाइट में भी करते हैं। उसके बाद इसका उपयोग सौर कुकर, सौर कुकर कहने का मतलब बेटा हुआ सोलर कुकर जो होता है, वो सौर एनर्जी से एक कुकर बनाया जाता है, जो हम लोग पढ़ेंगे अंतिम वाले चैप्टर में फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, जिसमें आप कई सारी चीज मतलब जो खाना वगैरह बनाना चाहते हैं, पानी को गर्म करना चाहते हैं या फिर चावल बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें रख के आप धूप में रख देंगे तो वो बन जाता है। वो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतिम वाले चैप्टर में फिजिक्स के, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसका उपयोग डॉक्टर के यहाँ आप गए होंगे तो उसके पास एक दांत के डॉक्टर वगैरह के पास या कान वगैरह के, वहां पर जो इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्या है कि इसमें अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो बड़ा और छोटा दोनों ही बनता है। तो जब बड़ा छोटी चीज को बड़ा करके देखना है तो हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, अवतल का, चूंकि उत्तल में तो छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। इस कारण अब दांत वगैरह है हमारे मुख के अंदर है, उसको बड़ा करके देखने के लिए वहां पर भी, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर
नाक, कान व दांत के डॉक्टर के पास, दांत के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। ये 5 उपयोग है, ठीक है, याद रखेंगे। हजामती दर्पण के रूप में, लैंप के रूप में, सर्चलाइट के रूप में, सौर कुकर के रूप में, नाक, कान व दांत के डॉक्टर इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, क्या होता है चिन्ह परिपाटी? ठीक है, चिन्ह आप समझते होंगे ना, चिन्ह क्या होता है। जैसे मैं अभी आपको कोई सिंबल दूं, जैसे कि मैं कहूं कि ऐसे, ये एक चिन्ह हुआ, एक साइन हुआ। मैं आपको बोलूं ऐसे, ये एक साइन हुआ कि आप इससे समझ रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चिन्ह होती है। अगर मैं रोड क्रॉस करता हूं तो वहां पर ऐसे हाथ देता हूं तो पीछे वाले समझ जाते हैं कि भाई रुकने के लिए कहा जा रहा है। ये साइन है, ये चिन्ह है, ठीक है। हम किसी चीज को हम दिखाते हैं तो उसके लिए ऐसे एरो मारते हैं, ऐसे तीर दिखाते हैं, ये किसी चीज को दिखाया जा रहा है। तो सब हर एक चीज चिन्ह होता है। उसी प्रकार दर्पण, गोलीय दर्पण में ऐसा होता है कि प्रतिबिंब जो है ना, वो कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी नीचे, कभी ऊपर, मतलब कभी क्या नाम कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष के नीचे, कभी प्रधान या मुख्य अक्ष के ऊपर, तो कभी बड़ा साइज का तो कभी छोटा साइज का तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है, तो उसी को सही सही दिखाने के लिए, उसकी स्थिति को दिखाने के लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में कुछ नियम है जिससे हमें चिन्ह परिपाटी में हमें उस नियम को फॉलो करना होता है चिन्ह, और ये खास करके आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। चिन्ह परिपाटी का नियम ये है कि चिन्ह परिपाटी में आप याद रखेंगे इस बात को, सब सर्वप्रथम कि कोई भी दूरी आप मापेंगे तो वो ध्रुव यानी कि पोल से मापना होगा। ये मैं पिछली वीडियो में भी बताया था। ध्रुव से सभी दूरी, ध्रुव से सभी दूरी मापी जाती है। फिर वो आप प्रतिबिंब का मापे, फिर वो आप वस्तु का मापे, वो ध्रुव से ही मापना है आपको। दूसरी बात, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी, प्रकाश की दिशा में, किसकी दिशा में, यानी जिस तरफ से प्रकाश आ रही है, अगर प्रकाश की दिशा ये है और हम दूरी भी इसी दिशा में माप रहे हैं तो धनात्मक होगी, दूरी धनात्मक होगी। की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, प्लस भी मत समझ जाएंगे। और प्रकाश के विपरीत दिशा में, प्रकाश के विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखेंगे। प्रकाश की दिशा में धनात्मक, प्रकाश के विपरीत दिशा में ऋणात्मक, या फिर कह सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में धनात्मक और आपतित किरण की विपरीत दिशा में ऋणात्मक, ठीक है। उनके बाद प्रधान या मुख्य अक्ष जो होता है, जो दर्पण होता है गोलीय दर्पण, इसमें जो ये प्रधान या मुख्य अक्ष होता है, इसके ऊपर जो दूरी मापेंगे आप ऐसे समझ सकते हैं। ये आपका जो आप लोग पढ़े होंगे ग्राफ को, तो इसमें भी आप देखेंगे कि ऊपर की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। नीचे की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, हम ऋणात्मक। ऐसे ही आप प्रधान या मुख्य अक्ष को समझ लें। यहाँ पर ये मूल बिंदु समझ लें, जैसे यहाँ पर आपने मूल बिंदु समझा, यहाँ पर आप इसे मूल बिंदु समझ लें। और ये आपका हो गया, आपको मान लें कि ऊपर की दूरी, ऊपर की दूरी को आप क्या लेंगे, धनात्मक। यहाँ पे लिखेंगे प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, प्लस भी। और बेटा इसके नीचे की दूरी आप यहां पे देखें, नीचे वाली दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक माइनस बी। मतलब आप ऐसे समझे कि, ऐसे समझे आप बेटा कि ये यहां पर कोई दर्पण है, ठीक है, माने अवतल दर्पण है। अब ये बिंदु जो पोल जिसे कह रहे हैं, इसको आप मूल बिंदु समझ लें।
और इनसे आप देखो प्रकाश जब कभी भी आएगा तो प्रकाश की दिशा क्या होगी इधर, क्योंकि परावर्तक सतह यहाँ पर है। तो अब परावर्तक सतह यहाँ पर है तो इस दिशा में जितनी दूरी मापी जाएगी यहाँ से इस ओर जितनी जितनी दूरी हम मापेंगे वो सब धनात्मक। इधर से जब हम कोई वस्तु को अगर यहाँ रखेंगे वस्तु दूरी तो हम उल्टे दिशा से नापेंगे, इधर से चलेंगे ऐसे, तो ये वस्तु दूरी हमारा क्या हो, चूंकि प्रकाश की दिशा ये और वस्तु की दिशा, वस्तु मापने के लिए हम किधर चल रहे हैं, उल्टे, तो यहाँ पर वस्तु दूरी ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब इस साइड बनता है क्या कहते हैं दर्पण के पीछे, तो यहाँ पर जो दूरी मानो कि प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, मानो कुछ देर के लिए प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, कोई प्रतिबिंब, तो भाई ये प्रतिबिंब जो बना है तो सर्वप्रथम तो ये प्रकाश की दिशा में है तो इधर यहां से मापेंगे तो धनात्मक होगा। लेकिन ये देखेंगे कि प्रधान या मुख्य अक्ष के नीचे है तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगा, ऋणात्मक। अगर यही प्रतिबिंब ऊपर बनता है इसकी जो ऊंचाई होगी वो धनात्मक। इस बात को आप याद समझिए, शायद आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको बताता हूं, कभी भी ध्रुव से मापी गई दूरी कभी भी मापेंगे हम ध्रुव से मापेंगे, ये ध्रुव होता है, ठीक है। और ये है प्रधान या मुख्य अक्ष। अगर ऊपर, चाहे वो इस दर्पण के पीछे हो या दर्पण के सामने हो, अगर ऊपर कोई दूरी हो तो ऊपर कोई दूरी हो उसकी ऊंचाई, तो दर्पण की ऊंचाई हम धनात्मक लेंगे। अगर प्रधान या मुख्य अक्ष के नीचे कोई दूरी हो उसे हम ऋणात्मक लेंगे। एवं क्योंकि अगर अवतल दर्पण है तो प्रकाश कभी भी हम लेंगे, वस्तु कभी भी रखेंगे तो दर्पण के इस साइड रखेंगे। तो अब यहाँ से अगर कोई किरण इस तरह से जाएगी तो ये प्रकाश की दिशा हो गई। तो अब यहाँ ध्रुव से अगर हम इस तरफ की दूरी जितनी नापेंगे, जो भी मापेंगे वो सारी दूरियां जो होंगी वो सभी के सभी धनात्मक। और इस प्रकाश के विपरीत दिशा में, यानी प्रकाश की दिशा ये और हम चल रहे हैं इधर, प्रकाश इधर और हम चल रहे हैं दूरी मापने के लिए इधर, तो भाई ये दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। फिर वो कोई भी दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो या वस्तु की दूरी हो, ठीक है। उनके बाद हम लोग देखते हैं, शायद आपको समझ में आया होगा इसको, ये चीज अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन भी आता है कि आप समतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे और अवतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, स्पर्श करके, छू के, अभी ना छू, टच करके। अच्छा देखें एक चीज हम आपको बताते हैं, आकृति को जरा पहले देखें। समतल दर्पण इस प्रकार से होता है, बेटा। अवतल दर्पण इस प्रकार से, जब मैं बाहरी सतह को, खोखले गोले के भाग के बाहरी सतह को अगर मैं रस्तीत करता हूं तो मुझे अवतल प्राप्त होता है। अगर भीतरी सतह को रस्तीत करता हूं तो उत्तल प्राप्त होता है। हमने बताया था, ये आपका हो गया समतल, ये हो गया अवतल, ये हो गया आपका उत्तल। स्पर्श करके, सर्वप्रथम हम यहाँ पर दो शब्द है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक स्पर्श किए, स्पर्श करके एवं स्पर्श किए बिना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्श करके यानी छू करके कैसे पता करेंगे, टच करके कैसे पता करेंगे। अगर हम देखेंगे कि दर्पण का परावर्तक सतह एकदम प्लेन है, समतल है, तो दर्पण कौन सा होगा, समतल। अगर मैं देखूं कि दर्पण का परावर्तक सतह वो एकदम क्या है, अंदर की ओर है, और से अंदर और से अवतल, याद रखेंगे। हाँ, अंदर है परावर्तक सतह तो क्या है गया, अवतल। अगर फिर मैं देखूं, टच करके देखूंगा, दर्पण का परावर्तक सतह जो होगा वो अगर उसे उभरा हुआ और उसे उत्तल, अगर उभरी हुई सतह है तो हम याद रखेंगे कि ये क्या है, उत्तल दर्पण है। बातें समझ में आई? हमने क्या कहा आपको, अगर समतल दर्पण का कोई समतल दर्पण है, मान लीजिए अगर वो प्लेन सतह है परावर्तक, तो वो दर्पण समतल होगा। अगर अंदर की ओर परावर्तक सतह है, अंदर, औ से अंदर, तो औ से अवतल होगा। अगर उभार है परावर्तक सतह, उभरा हुआ, तो उसे उभरा हुआ और उसे उत्तल। ये हो गया तो स्पर्श करके, टच करके। उनके बाद ये कहता है कि बिना टच किए आप कैसे बताएंगे। अब इस बार स्पर्श नहीं करना है, आपको छूना नहीं है उसे, तो हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनवाएंगे। प्रतिबिंब बनाने के क्रम में हम अलग अलग दूरी पे वस्तु को रखेंगे, रखने के बाद
क्या करेंगे, हम चेक करेंगे बिना स्पर्श किए पता करना कि भाई ये दर्पण कौन सा है, समतल है या अवतल है या उत्तल है। हम देखेंगे अगर प्रतिबिंब, ये 3 पॉइंट देखें, अगर प्रतिबिंब समान आकार का, वस्तु के समान, अगर प्रतिबिंब वस्तु के समान बन रहा हो तो कौन सा होगा, समतल। याद रखेंगे कौन सा होगा, समतल दर्पण। दूसरी बात, अगर प्रतिबिंब, याद रखेंगे बेटा, अगर प्रतिबिंब बड़ा व छोटा दोनों ही बने तो याद रखेंगे कौन सा दर्पण, अवतल होगा। अगर प्रतिबिंब केवल छोटा बन रहा है, अगर प्रतिबिंब केवल छोटा तो याद रखेंगे वह दर्पण कौन सा होगा, उत्तल। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं बिना स्पर्श किए, बिना टच किए, ठीक है। और इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं टच करके, स्पर्श करके। प्रतिबिंब के साइज से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा दर्पण है ये। चलिए उसके बाद क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में क्यों क्या करते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम सौर कुकर में क्यों करते हैं। देखें इसका आंसर आपके पीछे के ही क्वेश्चन में छिपा हुआ है। आपने देखा था कि जब हम अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को लाते थे, वो किरणों को किसी एक बिंदु पर क्या करता था, अभिसरित करता था। इसी कारणवश हम अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में करते हैं। आप ये कहेंगे कि अवतल दर्पण में जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर अभिसरित होती है, जिस कारण हम अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में करते हैं। हम अभी यहां लिख नहीं रहे, इस चीज को आप अच्छे से सुन के भी लिख सकते हैं, या फिर अच्छे से सुनेंगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाना। क्योंकि मैं जो शब्दों का चयन करता हूं आप लोगों के लिए वो बहुत ही सुलभ और आसान करता हूं, ताकि आप लोग अपनी भाषा में उस चीज को अच्छे से समझ सकें। उनके बाद क्वेश्चन है दूसरा ये कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, क्यों क्या जाता है, साइड मिरर के रूप में क्यों क्या जाता है। साइड मिरर समझते हैं ना, वो जो साइड में ऐसे ऐसे, वो साइड मिरर पीछे के देखने के लिए होता है। हम लोग क्या करते हैं अपना ऐसे, है नहीं, देखते होंगे आप, हम लोग अपना शक्ल देखते हैं। वो एक्चुअल में वो मुझे साइड की चीजों को, बगल की चीजों को, पीछे की चीजों को देखने के लिए दिया जाता है। इसका उपयोग उसमें क्यों करते हैं, तो हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। देखिए समझे, उत्तल दर्पण का क्या होता है ना कि द्वारक क्षेत्र जो होता है वो द्वार क्षेत्र बड़ा, देखें ये उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का ना, आकृति यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर है बनी हुई है, फिर मैं बना देता हूं आपके लिए। द्वार क्षेत्र जो होता है ना, द्वारक क्षेत्र, वो बहुत बड़ा होता है, जबकि दर्पण में, उत्तल दर्पण में होता यूं है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो छोटे आकार का है। नहीं बेटा, समझ में आ रही है बातें आपको। देखिए ये उत्तल दर्पण है आपका, इसमें आप इसका द्वार क्षेत्र जो होता है ना, द्वार क्षेत्र, हमने कहा था कि परावर्तक सतह की जो चौड़ाई होती है उसे द्वारक क्षेत्र, द्वारक कहते हैं। इसका जो द्वारक होता है ये बहुत चौड़ा, और जबकि प्रतिबिंब इसमें छोटी। इससे क्या फायदा होता है कि बड़ी से बड़ी चीज, बड़ी से बड़ी गाड़ियां पीछे हमारी होती है, तो उसकी प्रतिबिंब जो है ना आराम से हमारे उस दर्पण के अंदर कैप्चर हो जाता है, बन जाता है। इसी कारणवश हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। बात समझ में आई। आज का टॉपिक यहाँ तक, यहीं पर खत्म हुआ, और आपका कुछ पार्ट रह गया है। जैसे आपका रह गया फोकस दूरी F बराबर R/2, यानी कि F बराबर R/2 ये रह गया आपका, जो मैं एक सेपरेट वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा। दूसरी बात, ये दोनों ही में होगा, अवतल में होगा बेटा और उत्तल में भी होगा, ठीक है, अवतल एवं उत्तल में। उनके बाद दर्पण सूत्र रह गया बेटा आपका, जिसे हम 1/F बराबर 1/V+1/U कहते हैं, वो रह गया। तो उसको भी मैं सेपरेट वीडियो में, एक दोनों को कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में मर्ज करके मैं बना दूं, जो जिसके लिए आपको आसानी हो जो देखने में। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो मैं 2 वीडियो इसमें मुझे लगेगा। लेकिन इस 4 प्रश्न में से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि कोई एक तरह का प्रश्न आ जाए। हाँ, एक और क्वेश्चन रह गया आपका आवर्धन का। ये 5
तो मैं तो कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में इस पांचों टॉपिक को लेकर के आज का इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए, नहीं तो 2 वीडियो में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा आपका। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, मैं उसको एक बार रिव्यू कर दूं बेटा, आप रिवीजन करवा दो कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के गुण, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कि क्या गुण होता है, आकृति कैसी बनती है, आकार क्या होता है, या ये सारी चीजें। उनके बाद हमने देखा कि समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब के लिए हमें क्या, अगर हम समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब अपना बनाना चाहते हैं तो क्या होती है, आधी साइज की हमें दर्पण लेना होगा। ठीक है बेटा। उनके बाद हमने देखा कि उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं, बहुत अच्छे से हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि अवतल दर्पण का उपयोग, उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग, चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं, समतल दर्पण और अवतल दर्पण को कैसे हम पहचान सकते हैं, बिना छुए और छू करके, स्पर्श करके बिना स्पर्श करके, टच करके बिना टच करके किए हुए। हाँ, फिर उसके बाद हमने देखा कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में क्यों करते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। अच्छा, इनके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा। इस वजह से आप इस चैनल के साथ बने रहें, रुके रहें एग्जाम तक, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर करवाऊं और अच्छा से अच्छा नंबर आपका आए और अच्छे से आपके एग्जाम हो, परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक से पास हुए, उत्तीर्ण हुए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन इसके साथ ये है कि मैं या फिर कोई भी टीचर कितना भी कुछ कर ले, जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, और दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य स्वयं के लिए जब तक कुछ करने का नहीं ठानता है, कुछ करता नहीं है, तब तक कोई भी चीज दुनिया में आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक छोटी सी घटना को मैं बता के इस वीडियो से मैं फिर ये वीडियो आपका खत्म होगा। आपको पता होगा, आपको जानकारी होगी इस बात की, हमारे देश के जो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है, उसके कहते हैं ना कि किसी भी चीज के लिए, कामयाबी के लिए एक दिशा का होना बहुत जरूरी है। उनके पास भी कई सारे शिक्षक थे। इसमें एक विज्ञान के, मैं कहानी को पढ़ रहा था, आज ही बच्चों को पढ़ा रहा, तो मैंने वहां पर ये चीज को मैंने देखा, इस लाइन को, तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आज वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करूं। तो बात ये थी कि वहां एक शिक्षक विज्ञान के जो थे, उसे बार बार ये कहा करते थे, कलाम मैं तुम्हें आगे बढ़कर, आगे चल के ऐसे देखना चाहता हूं जैसे शहर में एक शिक्षित लोग, बड़े बड़े शहर के लोगों के बीच, शिक्षित लोगों के बीच आपको शिक्षित के रूप, शिक्षा के रूप के ज्ञाता के रूप में, शिक्षित के हो, आप ऐसे रहो। शहरों वाले आदमियों के बीच, बड़े बड़े शहर के जो आदमी होते हैं उसके रूप में, उसके बीच में आप शिक्षित रूप में जाने जाओ, इस शिक्षा का ज्ञाता आदमी है। तो इसकी वो उसको डायरेक्शन दे रहे थे, लेकिन करना किसको पड़ा, कलाम साहब को। इसी कारण यहाँ पर आपको मैं नहीं, अनेकों टीचर हैं जो आपको डायरेक्शन और दिशा देते हैं, करना आपको ही पड़ेगा, और विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, जब आप लगन के साथ। अभी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम है बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको डरा रहा है, भमका रहा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी से आप तैयारी करके अच्छे से अच्छे नंबर से उत्तीर्ण कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपके साथ आप फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी हमें यकीन है कि आपके चैनल पे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरा होता है, लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। फिर मुझे जो वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी परेशानी होती है वो नहीं होगा। मैं आपके साथ 2 घंटे 3 घंटे यूं ही यहीं पर लाइव चैट के साथ आपको लाइव में क्लास दूंगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। फिर चलता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।